हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स की, जिसमें हम लोग जो है फोर्थ लेक्चर यानी फोर्थ पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग जो है आज डे 5 यानी पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो हम शुरू करते हैं 41 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि नाभिक एल्युमिनियम 1327 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक टेरुलियम 52125 की त्रिज्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है 8 फर्मी, दूसरा है 6 फर्मी, तीसरा है 5 फर्मी और चौथा है 4 फर्मी। फर्मी क्या होता है? तो ये जो है नाभिक की त्रिज्या का मात्रक है। फर्मी क्या है? नाभिक की त्रिज्या का मात्रक है। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर एल्युमिनियम की त्रिज्या दे रखी है और टेरुलियम की त्रिज्या पूछी गई है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आप जानते हैं कि फार्मूला होता है R = R0 A⁻1/3। ये सूत्र होता है। तो इसमें इसी फार्मूले में का इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? सबसे पहले एल्युमिनियम के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो R यहाँ लिख देंगे एल्युमिनियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? R0 और यहाँ लिख देंगे A एल्युमिनियम। A मतलब यहाँ पर क्या दिया गया? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद फिर टेरुलियम के लिए यही चीज़ लगाएंगे। तो R आपका ये टेरुलियम इक्वल टू हो जाएगा R0 A टेरुलियम हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर LHS पार्ट LHS से डिवाइड होगा इक्वल टू इधर R0 जब आप डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा A एल्युमिनियम अपान A टेरुलियम, ये हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों की जो है अलग अलग पावर 1/3 है, तो इसकी होल पावर हो जाएगी 1/3 इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। R एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.6। तो R इस एल्युमिनियम के जगह पर 3.6 जो है रख देंगे। और R टेरुलियम आपसे पूछा गया है। इधर A मतलब द्रव्यमान संख्या, एल्युमिनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? यहाँ पर देखिए 27 है, तो यहाँ रख देंगे 27। और A टेरुलियम का जो परमाणु भार है वो कितना है? 1/125 है। कितना है? 125। तो ये रख दिया और होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3.6 अपान R टेरुलियम इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पावर कितना है? 1/3। तो इनको जो है ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे कि इनकी घात 3 बन जाए, तब जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 27 जो है 3 की पावर 3 जो है 3 होता है, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। और 125 किसकी पावर होता है? 3, 5 की पावर। और पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। उसके बाद फिर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3.6 बटे R टेरुलियम हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप ये अलग अलग पावर 3 है, तो पूरे की होल पावर 3 हो जाएगी। और ये 3/5 की होल पावर 3 हो जाएगी। पूरे की घात इधर 1 कितनी हो जाएगी? 3। इस तरीके से। अब आप जानते हैं अगर घात की भी घात होती है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3.6 अपान R टेरुलियम इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? कैंची गुणा कर देते हैं। तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 5 × 3.6 इक्वल टू ये R टेरुलियम 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 × R टेरुलियम हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 × 6 = 30 के 0 और 5 × 3 = 15 और 3 = 18
और पॉइंट पीछे से एक अंक के पहले है, तो यहाँ पॉइंट पीछे से एक अंक के पहले लगाएंगे, यानी कि ये आपका आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू 3 इंटू आर टेरुलियम। अब इस 3 से इसको बटे में ले जाकर काटिए, चाहे डायरेक्ट काट दीजिए। 3 छंग 18, तो आर टेरुलियम यानी कि जो टेरुलियम की त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 6 फर्मी। कितनी आ जाएगी 6 फर्मी। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपका ऑप्शन नंबर 6 फर्मी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। यानी जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण था उसमें इन जो 4 जो है राशियां दी गई हैं, इनमें किसके संरक्षण की बात कही गई है। पहला ऑप्शन है आवेश का संरक्षण, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण, तीसरा है संवेग संरक्षण और चौथा ऊर्जा। तो किसके संरक्षण की बात की गई है, तो इसके लिए आपको याद रखना है ये ऊर्जा संरक्षण की बात होती है। इसमें आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण है ये किस पर आधारित है, मतलब किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा एनर्जी के संरक्षण पर है। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। आइंस्टीन ने क्या बताया था, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आप देखेंगे उन्होंने क्या बताया था कि ये देखिए धातु का कोई पृष्ठ है और इस धातु के पृष्ठ पर जैसे ही कोई फोटान आके गिरता है, ये धातु के पृष्ठ पर ये फोटान आके गिर रहे हैं, फोटान जो है या क्वांटा कहते हैं, उनकी एनर्जी होती है h-nu। कितनी एनर्जी होती है h-nu। अब ये जैसे ही कोई फोटान धातु के पृष्ठ पर गिरता है वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, धातु के अंदर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को जो है 2 कार्यों में मदद करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से निकलने में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करती है, गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है इलेक्ट्रॉन को, गतिज ऊर्जा। तो 2 कार्यों में बे होगी ये जो h-nu फोटान की ऊर्जा थी, एक तो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ तक आने में और इधर जो है इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनर्जी का संरक्षण नियम यानी ऊर्जा का संरक्षण नियम का क्या कहता है कि ऊर्जा न नष्ट होती है और न उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। तो यहाँ पर देखिए जो कुल ऊर्जा अभी भी संरक्षित है, क्योंकि ऊर्जा केवल क्या हुई है, यहाँ जो फोटान की ऊर्जा थी वो इलेक्ट्रॉन को मिल गई है और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को जो है 2 कार्यों में यूज किया है इलेक्ट्रॉन ने। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये किसके संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर है और इसको आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है न्यूटन गुणे मीटर की पावर -1। मीटर की पावर -1 को हम लोग मीटर इनवर्स भी बोलेंगे, और गुणे एम्पियर की पावर -1। दूसरा है आपका न्यूटन गुणे मीटर की पावर -2 गुणे एम्पियर की पावर -2। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन गुणे मीटर की पावर -2 गुणे एम्पियर की पावर -1। और चौथा ऑप्शन है न्यूटन गुणे मीटर की पावर -1 गुणे एम्पियर की पावर -2। अब देखिए आप चुंबकीय क्षेत्र के जो है कितने मात्रक होते हैं, 4 मात्रक होते हैं। देख लीजिए, पहला मात्रक होता है आपका जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति मतलब बटे, प्रति एम्पियर मीटर पहला मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है गॉस और चौथा होता है टेस्ला। ये 4 मात्रक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, 4 मात्रक। अब इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ये तो है नहीं, ना ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ना गॉस है, ना टेस्ला है, ये तीनों तो है नहीं। अब यहाँ पर हम जो ये दिया पहला मात्रक है, ये यहाँ पर लिखा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसको ज़रा चेक करते हैं। तो देखिए अब सबकी पावर माइनस में है, यानी कि यहाँ पर ये जो एम्पियर मीटर लिखा गया है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और जब हर से अंश में ले जाते हैं तो घात जो है क्या हो जाती है, उसकी पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन और ये एम्पियर ऊपर गया, इस एम्पियर की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो +1 है,
ऊपर गया तो एम्पियर की पावर कितनी हो गई, एम्पियर की पावर हो गई -1 गुणे मीटर ऊपर गया तो मीटर की भी पावर हो गई -1। तो ये वाला देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये देखिए आप, पहला ऑप्शन है, न्यूटन गुणे मीटर की पावर -1 गुणे एम्पियर की पावर -1। तो इस तरीके से आपका यहाँ देखिए पहला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख लीजिए गुणे में चाहे जिसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट हो जाएगा। और ये बाकी के जो भी इसके भी चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं इनको भी आपको याद कर लेना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, दिया गया है M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध क्या होगा? पहला ऑप्शन है M1 + M2 = M, M1 + M2 ग्रेटर देन M, M1 + M2 लेस देन M, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो नाभिक हैं जिनके द्रव्यमान M1 और M2 हैं, वो दोनों जो है नाभिकीय संलयन के पश्चात M द्रव्यमान का एक नाभिक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो यहाँ पर आपसे इनमें से क्या सत्य होगा? ठीक, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, जब भी चाहे नाभिकीय विखंडन हो और चाहे नाभिकीय संलयन हो, इसमें क्या होता है कि जो है ऊर्जा मुक्त होती है। इनमें क्या होती है? एनर्जी मुक्त होती है। तो देखिए, अगर हम ये दो छोटे नाभिक हैं, है ना, और संलयन करके, संलयन का मतलब संलयन क्या होता है? जब छोटे नाभिक, जब दो या दो से अधिक परस्पर छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो ये घटना जो है क्या कहलाती है? ये क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है और इसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो यहाँ पर ये M1 एक छोटा सा नाभिक है और ये हो जाएगा M2। ये दोनों आपस में मिल करके नाभिकीय जब संलयन करेंगे तो इधर बड़ा नाभिक जो बनेगा उसका द्रव्यमान M है। देखिए, M1 M2 दो छोटे नाभिक हो गए और एक M द्रव्यमान का नाभिक जो है बनाएंगे, और साथ ही साथ क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर M1 और M2 दो द्रव्यमान है और ये मिला करके जो यहाँ पर ये जो M द्रव्यमान का नाभिक बनाएंगे, साथ ही साथ ऊर्जा निकालेंगे। तो इनका जो है इधर जो बना ये द्रव्यमान, ये पूरा द्रव्यमान इन दोनों का योग का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ द्रव्यमान यहाँ पर ऊर्जा के रूप में भी नष्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों का जो योग होगा, यानी M1 + M2, ये बड़ा हो जाएगा इस M से। यानी कि इधर वाले जो छोटे नाभिक हैं इनके द्रव्यमानों का योग इधर जो बना है नाभिक, इसके द्रव्यमान के से जो है बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ का द्रव्यमान इसको बनने में ऊर्जा के रूप में जो है नष्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम का आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक धात्विक खोखला गोला है जिसके ऊपर जो है 10 कूलाम का आवेश है और उस गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो उसके अंदर पूछा गया, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 5 वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के बराबर, चौथा ऑप्शन है 12.4 वोल्ट प्रति मीटर। अब इसके लिए देखिए, ये अगर कोई धात्विक ठोस गोला है, मतलब खोखला गोला है, इसको जैसे ही कोई आवेश देंगे, चाहे जो भी आवेश दीजिए आप, चाहे प्लस क्यों या माइनस क्यों, मतलब अगर कोई आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर जो है सरफेस पर फैल जाएगा। ठीक है, यानी अंदर कोई भी आवेश, इस गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। अंदर यानी आवेश क्या होगा? 0 होगा। और अगर अंदर आवेश 0 होगा तो अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है, फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटॉन का जो गतिज द्रव्यमान होता है उसका यहाँ से कौन सा फार्मूला निकलेगा, मतलब किसके बराबर होगा? तो देखिए, एक बात जान लीजिए कि फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है, यानी कि जो विराम द्रव्यमान, वो तो 0 होता है। अब गतिज द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? अब आप जानते हैं कि E बराबर होता है mc²। इक्वल टू क्या होता है? mc²। जहाँ ये जो m है यही गतिज द्रव्यमान है, और E बराबर क्या होता है? hν भी होता है। यानी फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? hν होती है। अब यहाँ पर इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? mc²
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा। mc² इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू अगर हम निकालें तो एच न्यू अपान क्या हो जाएगा, c²। m बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू अपान c²। अब यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा। c बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपान जो है, या फिर यहाँ से न्यू का मान निकाल लीजिए, न्यू का मान निकाल लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी न्यू का मान, हाँ न्यू निकाल लीजिए, या फिर चाहे सी के स्थान पर ही रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी के स्थान पर जब रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये एच न्यू अपान हो जाएगा न्यू का स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू एच अपान जो है न्यू लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से आप जो है c के फॉर्म वाला ऐसा करते हैं, यहाँ पर न्यू की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर न्यू का मान यहाँ से निकाल के रखिए। न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपान लेमडा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू के प्लेस पर क्या रखेंगे, c अपान लेमडा। तो यहाँ पर c अपान क्या रख देंगे, यहाँ c² ऑलरेडी था, लेमडा रख देंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग न्यू का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप, c बराबर न्यू लेमडा, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है c अपान लेमडा। ये उठा करके यहाँ पर न्यू के स्थान पर रख देंगे c अपान लेमडा, तो लेमडा नीचे चला जाएगा। अब एक c से c कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c² है। तो आप देख पा रहे हैं m इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपान c लेमडा, h अपान c लेमडा। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपान c लेमडा। और ये m हमारा गतिक द्रव्यमान है, ये फोटान का जो है गतिज कहो चाहे गतिक, ये गतिक द्रव्यमान है जो है फोटान का। तो आपसे गतिक द्रव्यमान पूछा गया था इन ऑप्शन में, जो है देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना है और जो है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है, 20 कूलाम का एक आवेश 3 × 10³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य होगा, किया गया कार्य होगा। तो कार्य कितना होगा, तो देखिए अगर आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण, मान लिया आवेशित कण क्यों है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है, तो उस पर बल लगता है F बराबर QVB। कितना बल लगता है, बराबर QVB। अब देखिए अगर ये उसमें चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा और ये आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, तो यहाँ पर पथ कैसा होता है, वृत्तीय पथ। पथ कैसा होता है, वृत्तीय पथ। और वृत्तीय गति में किया गया कार्य यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 47 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, यानी कि जब अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है तो उसका पथ कैसा होता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है परवलयाकार, तीसरा ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार, चौथा ऑप्शन है अति परवलयाकार। तो देखिए आपने रदरफोर्ड का जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था, यहाँ से कोई अल्फा कण जो है प्रकीर्णित होता था जो है, तो यहाँ पर जो है अल्फा कण प्रकीर्णित होता था, तो यहाँ से इसका पथ कैसा होता था। तो आपने देखा था कि यहाँ पर कुछ जो अल्फा कण थे वो सीधे मार्ग पर लौट आए थे, और इधर से कुछ अल्फा कण का जो यहाँ से कुछ एंगल पर इस तरीके से मुड़ गए थे। इस तरीके से जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था जो स्वर्ण धातु की पन्नी पर करवाए थे, तो यहाँ पर ये नाभिक है, तो यहाँ से इस तरीके से मुड़ गए थे, इधर नीचे भी कुछ एंगल पर मुड़ गए थे। तो यहाँ पर, और ये क्यों मुड़े थे, क्योंकि ये अल्फा कण जो है ये भी प्लस में होता है, पॉजिटिव चार्ज है, और नाभिक पर भी धनात्मक आवेश होता है, तो प्रतिकर्षण बल के कारण इस तरीके से यहाँ पर मुड़ गए थे। तो यहाँ पर जो इनका पथ होगा ना, ये जो पथ है
ये पथ ये कैसा होगा, अतिपरवलयाकार, ऐसा होगा यहाँ पर अतिपरवलयाकार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁻10 टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 9 वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा है 9 × 10⁻⁻2 वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है 3 × 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर, चौथा है 3 × 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि B0, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब B0 दिया गया है 3 × 10 की घात यहाँ पर कितना दिया गया -10 टेस्ला ये दिया गया है। और यहाँ पर तरंग की जो आवृत्ति है, आवृत्ति यहाँ पर जो है तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर कितनी हो जाएगी 10⁻12 हर्ट्ज दे रखी है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी E0 बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए आपके पास एक फार्मूला है, C बराबर होता है E0/B0, ये फार्मूला लगाएंगे। C बराबर, C क्या है प्रकाश की चाल, C बराबर क्या होता है E0/B0। अब E0 का मान जो है निकालना है, B0 हमको दे रखा है और प्रकाश की चाल का मान तो आप जानते हैं 3 × 10 की घात 8 होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर वही रख देंगे। तो C के स्थान पर रख देंगे कितना 3 × 10 की घात 8 = E0 हमको पूछा गया है हमसे, और B0 की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की घात -10, इस तरीके से वैल्यू रख देंगे। अब इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इधर गुणा हो जाएगा। तो 3 × 10 की घात 8 × 3 × 10 की घात -10 बराबर हमारा E0 हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 10 की पावर देखिए -10 है और यहाँ पर +8 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये 8 प्लस में है 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो -2 बचेगा, यानी 10 की पावर -2 ये हो जाएगा हमारा E0। इम्प्लाइज दैट E0 बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻2, और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो 9 × 10⁻², तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। पहला ऑप्शन है कण के आवेश के, दूसरा है कण के संवेग के, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, चौथा है कण की ऊर्जा के। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई आवेशित कण, अगर कोई आवेशित कण जो है लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से जो है इसमें प्रवेश करता है, तो इसका पथ कैसा हो जाता है, कैसा हो जाएगा वृत्ताकार। इसका पथ कैसा हो जाता है वृत्ताकार। अब ये वृत्ताकार पथ होगा तो इसकी त्रिज्या भी होगी, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, ये त्रिज्या हो गई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो यही त्रिज्या आपसे पूछी गई कि इन 4 ऑप्शन में से किस राशि के जो है अनुक्रमानुपाती हो। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती है ना, किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके लिए जो है ये वृत्ताकार पथ है, और किसी भी चीज़ को अगर वृत्तीय गति करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या उसको ज़रूरत होती है, अभिकेंद्र बल की। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल यहाँ किससे मिलेगा, चुंबकीय बल से मिलेगा। यहाँ पर जो ये आवेशित कण है इसको वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा, चुंबकीय बल से मिलेगा। अभिकेंद्र बल क्या होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल। किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है तो आप जानते हैं mv²/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mv²/r। और चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा qvb। चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है qvb। तो यहाँ पर एक v से v कैंसिल हो जाएगा, एक v से v कैंसिल हो जाएगा।
अगर यहाँ से r हम उधर ले जाएं तो क्यू बी नीचे आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट यानी त्रिज्या हमारी हो जाएगी r बराबर एम वी अपान क्यू बी। r बराबर क्या हो जाएगा एम वी अपान क्यू बी। अब एम वी हमारा क्या होता है संवेग होता है, यानी कि अगर r बराबर यहाँ पर एम वी के स्थान पर p रख देंगे, p मतलब जो है संवेग हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा क्यू बी। अब आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा संवेग के, है ना। नीचे जो लिखा है हर में इसके तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ऊपर जो ये संवेग है इसके क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप देख पा रहे हैं कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी r वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p मतलब संवेग के हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, कण के संवेग के जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है। तो इस तरीके से जो है ये 50वां क्वेश्चन हो गया और इस पार्ट 5 में। और इसके पहले बेटा हमने जो है 4 पार्ट्स बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में यहीं तक, और इस वीडियो को कई बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा जो है। और बाकी इसको कई बार देखना, यही जो है 5 वीडियो में से आपके बहुविकल्पी जो 6 प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो यहीं से आ जाएंगे। इनको कई बार देखकर तैयार कर लेना। धन्यवाद।